अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नॉवल पढ़े थे इंतहा इश्क, जिसकी राइटर हैं परिवश। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। फिर भी गो। तभी बहुत सारा लेने के बाद बेड पर लेटी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और अमतल अफनंदी अंदर दाखिल हुई। लैंप की मध्यम रोशनी कमरे में फैली थी। वो चलकर बेड तक आई। इन्हें देखकर ताबीन उठ बैठी। ये क्या हालत बनाई है तुमने अपनी? वो इसके सामने बैठकर इसकी उजड़ी हालत देखने लगी। कुछ नहीं। इसने बालों में हाथ फेरकर इन्हें कुछ हद तक ठीक किया। वो अपना जाहिरी हुलिया तो ठीक कर सकती थी, पर अंदर से वो जो टूटकर बिखर गई थी, वो सब कुछ शायद कभी ठीक होने वाला ना था। कुछ हुआ है? उन्होंने मशकूक नजरों से बेटी को देखा। क्या हो रहा है मम्मा? आई एम परफेक्टली फाइन। इसने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर जवाब दिया। सब तो जाहिर को देखते हैं, दिल के अंदर झांक कर कौन देख सकता है कि किसी को मालूम हो कोई कितना टूटा हुआ है। दुनिया वाले तो जाहिरी हाल देखते हैं, दिल का हाल या बंदा जानता है या फिर इसका खुदा। ओके। उन्होंने इसका गाल थपका, फिर बोलने के लिए लफ्ज तलाश करने लगी। आपको कुछ कहना है? ताबीन ने इनकी मुश्किल आसान की। उन्होंने ताबीन को देखा। लाला ने आज फिर मुझसे बात की। वो जिद पर अड़े हैं कि इन्हें जमाल के लिए तुम्हारा हाथ चाहिए। मैं इन्हें साफ इनकार ना कर सकी, बट यू डोंट वरी, मैं इन्हें किसी तरह समझा लूंगी। इन्हें लगा था पिछली बार की तरह ताबीन फिर भड़क जाएगी, पर इसने खामोशी से इनकी बात सुनी। 2 दिन पहले जब उन्होंने बाबा साहब की ख्वाहिश इसके सामने रखी तो तब इनको गुस्सा आ गया था और इसने साफ इनकार कर दिया था, पर अभी वो बिल्कुल खामोश थी। मुझे मंजूर है, इसने मां की आंखों में देखकर कहा। हाँ? क्या? अमतल अफनंदी को अपने कानों पर यकीन ही ना आया। आप बाबा साहब को हाँ कह दें और मंगनी की जगह डायरेक्ट शादी की डेट लेनी है, जितनी मर्जी जल्दी हो। वो संजीदगी से बोली। अमतल अफनंदी हैरान और परेशान थी। और हाशिम? इसकी आवाज मध्यम थी। वो मेरी किस्मत में नहीं। बहुत देर से ये बात समझ आई है। वो उदासी से मुस्कुराई, पर बेटी की इस हालत को देखकर इनका दिल बैठने लगा। पर कुछ नहीं मम्मा, मैं बहुत सैराब के पीछे भाग चुकी हूं, अब हकीकत की तरफ लौटना चाहती हूँ। क्या आप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहती? इसने आबरू उठाकर पूछा। कोई इसका दिल का हाल जानता। वो ये कदम भी इस जालिम शख्स की मोहब्बत में उठा रही थी। इसने तबीन से इतनी सी खुशी मांगी थी, तो वो क्यों ना देती इसे ये खुशी। इसका वजूद तो कल भी फना था और आज भी फना है, फिर खुद को इस शख्स पर कुर्बान क्यों ना कर देती। इस एक शख्स की मोहब्बत ही तो इसकी जिंदगी थी, फिर इस शख्स की खुशी के लिए वो खुद को क्यों ना वार देती। क्यों नहीं मेरी जान, मेरी बेटी खुश रहे, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। इन्होंने खुशी से ताबीन को गले लगाया। मां के सीने से लगकर इन्हें आंखों में नमी फैली, जिसे इसने पीछे धकेला। अब बाबा जान से बात करके बाबा साहब को जवाब दे दें। इनसे अलग होकर इसने मुस्कुराकर कहा। ओके माय लवली डॉटर। वो इसका गाल थपक कर मुस्कुराई, फिर इसे डिनर के लिए आने का कहती वो उठ खड़ी हुई। तबीन ने भूख ना होने का कहकर इनकार कर दिया। वो चली गई तो तबीन बेड पर गिरने के अंदाज में चित लेट गई। नजरें छत को घूर रही थी और आंखों से खामोश आंसू निकलकर बालों में जज्ब होने लगे। आज इसे लग रहा था कि सिर्फ हाशिम ने ही सच्ची मोहब्बत नहीं की, बल्कि इसकी मोहब्बत भी सच्ची थी। हाशिम ने नाज़ी की मोहब्बत में अपने दिल का सौदा किया है, तो इसने भी हाशिम की मोहब्बत में अपना आप वार दिया है। आज दिल पर कयामत गुजर रही थी, जिस्म टूटकर बिखर रहा था, पर दिल के किसी कोने में मोहब्बत को निभा लेने का सुकून भी था। आज खुदगर्ज तबीन कहीं दूर जा सोई थी। वो हाशिम की मोहब्बत को नहीं मिटा सकती थी, पर अब वो इसे पाने की जुस्तजू नहीं करेगी, इसके पीछे नहीं भागेगी। इसकी मोहब्बत को अब सिर्फ अपने दिल की चारदीवारी में महफूज रखेगी, इसे दुनिया के सामने नहीं आने देगी। इसने जमाल आगा के रिश्ते के लिए भी हाँ कह दी थी। हाशिम नहीं तो इसके अलावा कोई भी होता तो इसे फर्क ना पड़ता। वो जमाल आगा के करतूतों से वाकिफ थी, पर इसे परवाह ना थी। इसे बस हाशिम की बात का मान रखना था। इसे हाशिम को अपनी मोहब्बत के सच्चे होने का यकीन दिलाना था कि देखो, सिर्फ तुम ही सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकते,
मेरी मोहब्बत भी सच्चाई लिए हुए है कि देखो तुम्हारे एक बार कहने पर तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम पर खुद को कुबार दिया। वो ख्यालों में हाशिम से मुखातिब थी। वो सोचे जा रही थी कि आंखों से शफाफ पानी निकल इसकी नफरत, इसका जुनून, इसकी खुद गर्जी को मिटाता जा रहा था। जिस दिन तेरे इश्क में जान जाएगी समझ लेना तेरा सदका दिया है, तेरी नजर उतारी है। हाशिम देर तक रात के गाड़ी सड़कों पर दौड़ाता रहा। कोट इसने उतार कर साथ वाली सीट पर फेंका था। आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड थी, बाल मुंतशिर थे, बिल्कुल इसके जात की तरह। आज वो अपनी मोहब्बत का जुआ खेल कर आया था। नाजी की खुशी के लिए वो अपना आप हार आया था। अब आगे की जिंदगी कैसे गुजरेगी वो नहीं जानता था। वो अंदर से मर रहा था, टूट रहा था, पर इसे उफ करने की इजाजत ना थी, क्योंकि इसने जो फैसला किया था इसे इस पर कायम रहना था किसी भी हाल में। वो खामोशी से ड्राइव कर रहा था जब इसका मोबाइल रिंग करने लगा। इसने कॉल पिक ना की। इस वक्त इसे किसी से बात नहीं करनी थी। गाड़ी की स्पीड बहुत तेज थी, ऊपर से तेज बारिश की वजह से गाड़ी की स्लिप होने का डर था, पर हाशिम को परवाह न थी। बादल जोर से गरजे और इनकी रोशनी इसकी गाड़ी पर पड़ी। इसके दिल में भी आज ऐसा ही हशर बरपा था। इसकी आंखें पत्थर हो रही थी और दिल से लहू टपक रहा था। बार बार इसका मोबाइल रिंग कर रहा था। आखिर तंग आकर इसने साथ वाली सीट से मोबाइल उठाकर देखा। स्क्रीन पर नजर डाली तो लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट फैली, जिसमें कुर्ब साफ नजर आ रहा था। मेरे दिल को क्यों तड़पाना चाहते हैं? मैं पहले से बहुत तकलीफ में हूं। जिस लड़की की एक कॉल का मैंने हर पल इंतजार किया है, आज मुझे वो कॉल कर रही है और मैं इसकी कॉल पिक नहीं कर सकता। मैं फिलहाल इसका सामना नहीं कर सकता। मैं इसके सामने वही हाशिम रहना चाहता हूं जो मैं आज तक था। मैं इसके सामने बिखरना नहीं चाहता। वो उदासी से मुस्कुराकर अल्लाह से बातें कर रहा था। इसने आहिस्ता से मोबाइल वापस सीट पर रख दिया। दिल फड़फड़ाने लगा कि वो कॉल उठा ले, पर वो ऐसी हालत में ना था कि नाज़िम से बात कर पाता। जाने कितने घंटे गुजरे। वो दौड़ते मनाजिर को देखता अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था, पर कोई फर्क ना पड़ा। इसने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। इसने आखिरकार थका हार कर गाड़ी का रुख घर की जानिब मोड़ा। इसे उम्मीद थी कि नाज़ी सो गई होगी। वो सुबह की थकी हुई थी। वो खानविला के सामने आया। वॉचमैन ने गेट खोला तो वो कार पोर्च में ले आया। कितनी देर कार में ही बैठा रहा। बारिश अब भी जोरों शोरों से बरस रही थी। काफी देर बाद लंबी सांस खींचकर वो बाहर निकला और फिर अंदर जाने की बजाय लॉन में निकल आया। बारिश ने इसे तेजी से भिगो दिया था। इसके दिल में धुआं भरा था। वो किसको अपने दिल का हाल सुनाता? कौन था जो इसके दिल पर गुजर रही थी क्यामत का हाल सुनता? नाज़ी ने अपने कमरे की खिड़की से इसे देखा, फिर जल्दी से भागकर बाहर निकली। हॉल के दरवाजे के बाहर एक तरफ छतरी रखी थी, जिसे 1 घंटा पहले वो रख कर अंदर आई थी। वो शाम से हाशिम का इंतजार कर रही थी और वो अभी तक नहीं आया था, और आते ही लॉन में सैर करने लगा था। ये कोई अच्छी बात तो ना थी। इसने मुंह बनाकर सोचा, फिर जल्दी से छतरी अपने ऊपर की और हाशिम की तरफ भागी। इसकी पुश्त नाज़ी की तरफ थी। वो बुत बना खड़ा था। इसे अपने बाजू पर नाजुक सा हाथ की गिरफ्त महसूस हुई। इसने सफेद हाथ को देखा और फिर नजर हाथ से होती चेहरे की तरफ गई। चले अंदर। इसने हाशिम का बाजू खींचा, पांव ऊपर करके छतरी हाशिम के ऊपर की और वो मजीद ना भीगे। इतनी सर्दी है और आपने खुद को इतना भिगो डाला। चले जल्दी अंदर, देखें मैं भी भीग रही हूं। इसने अपने दुपट्टे की तरफ इशारा किया जो छतरी से निकलकर साइड से भीग चुका था। हाशिम खामोशी से इसे देखता रहा, फिर लंबी सांस खींचकर इसके साथ कदम आगे बढ़ाए। इसने अब भी हाशिम का बाजू थाम रखा था। आपको इतनी रात को बारिश में नहाने का क्यों ख्याल आया? वो पूछ रही थी, पर वो खामोश रहा। वो लोग अंदर दाखिल हुए और नाज़ी ने छतरी एक तरफ रखी। तब तक हाशिम लंबे डग भरता अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। हाशिम सुने। वो भागकर हिस्सा आई। आप कहाँ थे और आपको हुआ क्या है? इसके सवालों पर हाशिम ने रुक कर इसे देखा। नाज़ी को स्याह आंखों की चमक मारने लगी। आज इनमें वो शौकी और वो खुशी ना थी। क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? वो एकदम परेशान हुई। मैं ठीक हूँ, बस जरा सर में दर्द है, आराम करूंगा तो अब। वो भारी आवाज में कहकर कमरे की तरफ बढ़ गया। नाज़ी ने पलट कर इसे देखा, पर इसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था। नाज़ी खामोशी से बंद दरवाजे को देखती रही। एक बार पहले भी इसने हाशिम को उदास देखा था, पर तब वो इतना उदास नहीं था, या शायद तब इससे इसका इतना ख्याल ना था कि वो दिल से महसूस कर पाती। पर आज वो इसकी उदासी महसूस कर रही थी। इसका बदला एक एक अंदाज नोट कर रही थी।
नाजी को इस वक्त वो बहुत अकेला और उदास लग रहा था। वो वहीं खड़ी अपने हाथ मसलने लगी, फिर आहिस्ता से चलती दरवाजे के सामने रुकी और दस्तक दे कि यहाँ ना दे। हाशिम कमरे में आया, फिर दरवाजे के साथ टेक लगाकर जमीन पर बैठ गया। दाएं घुटने पर कोहनी टिकाकर इसने हाथ से बालों की मुट्ठियों में झगड़ा, आंखें सख्ती से बंद कर रखी थी। दिल में दूर दूर तक जैसे सहरा बिखरा था। रेत उड़कर इसकी आंखों में पड़ रही थी, आंखों में पानी भर रहा था, पर इसने इस पानी को पीछे धकेल दिया। वो सोचों में गुम था जब दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी गई। हाशिम, नाजी ने पुकारा था। इसने आंखों को जोर से उंगलियों के पोरों से दबाया। आप खाना तो खा लें। फिर से मध्यम आवाज इसकी समातों से टकराई। ये आवाज इसके दिल को सुकून पहुंचा रही थी, पर वो इस वक्त नाजी के सामने नहीं आना चाहता था। मैं खाना खा चुका हूं, इसने भारी आवाज पर काबू पाकर जवाब दिया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। दूध के साथ सरदर्द की गोली ले आऊं? काफी देर बाद आहिस्ता आवाज में पूछा गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए नाजी, मुझे आराम करना है। वो सर हाथों में थाम कर बोला। वो चाहता था नाजी यहां से चली जाए। इसके जवाब पर फिर दूसरी तरफ से कोई बात ना हुई। इसने सर दरवाजे से टेक कर आंखें मूंद ली। दरवाजे के इस पार नाजी वहीं दीवार से टेक लगाकर जमीन पर बैठ गई। हाशिम ऐसा क्यों कर रहा था? इसका दिल मुट्ठी में भीग गया। इसे अचानक क्या हुआ था कि वो इससे बात ही नहीं करना चाहता था। वो शाम से इसकी राह देख रही थी और वो आते ही कमरे में बंद हो गया था। इससे कोई बात नहीं की थी। वो हाथों को घूरने लगी। इसे हाशिम से मोहब्बत हो गई थी और अब वो बदल रहा था। क्या वो इससे मुंह मोड़ रहा था? वो कैसे बर्दाश्त करेगी इसकी बेरुखी? इसका हाथ थामकर वो इसे मोहब्बत की राहों पर ले आया था, और अब अगर इसने इसका हाथ छोड़ दिया तो वो कहीं की नहीं रहेगी। वो क्यों इसे हर मोड़ पर एक नई तकलीफ देता था? पुराने जख्म अभी पूरी तरह भरे तो ना थे। इसकी मोहब्बत ने इन पर मरहम रखा था, तो क्या वो पुराने जख्मों को उधेड़ कर इन्हें मजीद गहरा करना चाहता था? इसकी ये बेरुखी नाजी की जान लेने के दर पर थी। आज फिर इसकी आंखें भीगी थीं और इसकी वजह वो शख्स था। काफी देर बाद उठा, फिर लंबी सांस खींचकर दरवाजा खोला। इनका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो सर झुकाए वहीं बैठी थी। इसने मुंह पर हाथ फेरकर खुद को मजबूत किया। नाज़ली? इसकी भारी आवाज पर नाजी ने झट से सर को उठाकर देखा। इसे नीली आंखों में आंसू चमक रहे थे। हाशिम के दिल पर जैसे किसी ने हाथ डाला था। इसने अपना हाथ नाजी की तरफ बढ़ाया। वो कुछ पल देखती रही, फिर इसका हाथ थामकर उठ खड़ी हुई। सर दर्द है, रोना मुझे चाहिए और रो तुम रही हो। वो इसकी आंखों में देखकर बोला। आप अनजान खूब मन लेते हैं। वो नम आंखों से घूरने लगी। हाशिम के लबों पर मुस्कुराहट फैल ली। सर दर्द की टैबलेट मिलेगी? इसने बात बदली। जी मैं लाती हूँ। आपने कपड़े चेंज नहीं किए? सर्दी लग गई हो तो? इसके लहजे में परेशानी उतरी। तो आपकी ये की सजा सह लूंगा। इसने नाज़नी को देखकर जुमानी अंदाज में कहा। क्या मतलब? नाज़नी ने आबरू उठाकर इसे देखा। मतलब ये कि बारिश में मैं खुद ही भीगा हूं। बीमार हो गया तो अपनी गलती की वजह खुद ही होऊंगा ना। इसने नाज़नी के बाल कान के पीछे करके नरमी से कहा। चलो तुम जल्दी से टैबलेट ले आओ, मैं चेंज कर लेता हूँ। इसके कहने पर नाज़नी ने सर हिलाया, फिर वो किचन की तरफ बढ़ ली तो हाशिम कमरे में आया। अलमारी से सफेद शलवार कमीज निकाली और चेंज करने वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वो वापस आया तो नाज़नी इसके इंतजार में सोफे पर बैठी थी। नजरें मेज पर जमी थी जहां दूध का गिलास और टैबलेट्स रखी थी। हाशिम खामोशी से जाकर बेड पर बैठा। नाज़नी ने नजर उठाकर इसे देखा, फिर उठकर गिलास और टैबलेट लेकर इसकी तरफ आई। इसकी तरफ गिलास बढ़ाया। हाशिम ने एक नजर इसे देखा, फिर गिलास थाम लिया। नाज़नी ने टैबलेट निकालकर इसकी हथेली पर रखी। हाशिम टैबलेट ले चुका तो गिलास साइड टेबल पर रखा, जिसे नाज़नी वहां से उठाकर जाने के लिए पलटी जब हाशिम ने इसका हाथ थामा। बैठो। अपने सामने बैठने का इशारा किया, फिर इसके हाथ से गिलास लेकर वापस साइड टेबल पर रखा। वो खुद को काफी हद तक संभाल चुका था। जितना वक्त इसका नाज़नी के साथ रहना था वो इसे अच्छे से गुजारना चाहता था। वो नाज़नी को उदास नहीं देखना चाहता था, पर इसने ये ना सोचा था कि नाज़नी क्या चाहती है। इसने पहले भी खुद फैसला किया था और आज भी इसने नाज़नी से बिना पूछे ही खुद फैसला कर लिया था। नाज़नी के सामने बैठ गई। इसकी नजरें अपने हाथों पर जमी थी। वो हाशिम के बदले अंदाज को सोच रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी छाई थी। किसी अनजाने से खौफ ने इसे अपने एहसार में ले रखा था। वो अपने दिल का खौफ हाशिम के साथ शेयर नहीं कर सकती थी कि वो इसे खोने से डरने लगी थी, कि वो इससे दूर नहीं जाना चाहती थी, पर इसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो उसे ये सब कह पाती। हाशिम कितने ही पल इसके झुके चेहरे को देखता रहा। इसकी मासूम सूरत को देखकर इसके जलते दिल को सुकून मिल रहा था।
یہ چہرہ جو اس کے جینے کی وجہ تھی وہ جلد ہی اس سے چھین لیا جائے گا. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کانسی لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے کھو دینے والا تھا. مجھ سے ناراضگی ہے؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا. نازنین نے چونک کر سر اٹھایا. نہیں. اس نے نفی میں سر ہلایا. پھر آج اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ہاشمی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. میں تو آج سے پہلے بھی کبھی اتنا نہیں بولی. نازنین نے مدھم آواز میں جواب دیا. پھر نظریں پھیر کر سامنے دیکھنے لگی. وہ بھول رہا تھا. ہمیشہ وہ اس سے بات کرتا تھا. کبھی محبت بھری باتیں کرتا تو کبھی اسے پریشان کر کے اسے جواب دینے کے لیے اکساتا تھا. آج وہ خاموش تھا. آج نہ اس نے کوئی محبت بھری بات کی تھی اور نہ ہی اس نے کوئی مذاق کہا تھا. پھر وہ کیسے بولتی, کیا بات کرتی؟ وہ بولتا تھا تو وہ بولتی تھی. اور آج اس کے خاموش ہونے سے نازی کے اندر بھی سناٹا چھا گیا تھا. اس کے جواب پر ہاشم نے بس اتنا کہا, پھر خاموش ہو گیا. نازی نے اسے دیکھا جو اب زمین کو گھو رہا تھا. اس کا یہ انداز دیکھ کر نازی کو رونا آنے لگا. وہ کیوں خاموش تھا؟ وہ کیوں اس سے بات نہیں کر رہا تھا؟ وہ کیا سوچ رہا تھا؟ وہ اسے کیوں کچھ نہیں بتا رہا تھا؟ نازی کا بہت سے سوال تنگ کر رہے تھے پر وہ پوچھ نہ پائی. اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تو وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی. آپ آرام کریں, شب بخیر. لہجے کو مضبوط کر کے کہتی وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھی. ہاشم نے خاموش نظروں سے اسے جاتے دیکھا. وہ اسے روک نہیں پایا, بس جانے دیا کیونکہ اب وہ اسے روک نہیں سکتا تھا. جلد ہی اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا. تب وہ اسے روک نہیں پائے گا تو کیوں نہ آج سے ہی وہ اپنے اندر یہ عادت ڈال لیتا اسے نہ روکنے کی. وہ چلی گئی تو اس نے ہاتھوں میں سر تھام لیا. دل کی دنیا طوفانوں کے زد میں تھی. عجیب عالم تھا کہ اسے ہر طرف دھند نظر آ رہی تھی. کوئی بھی منظر صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا. اس طرف وہ سوچوں کے گرد اب بھی پھنسا تھا. ساتھ والے کمرے میں نازی بیٹھی سوچوں میں گم تھی. آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی. وہ بہت الجھی ہوئی تھی. وہ جو اس کی الجھنیں سلجھانے والا تھا آج خود الجھا ہوا تھا. پھر اسے کون سمجھاتا, کون پیار سے اس کی الجھنیں دور کرتا؟ وہ اکیلی ہو گئی تھی. وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی, پردے پیچھے کیے. پھر اس بار برستی بارش پر نظریں جما کر کھڑی ہو گئی. اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر شیشے پر رکھا. بارش کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی برسنے لگیں. آنکھوں پر ٹھہرے آنسو ایک دم گالوں پر بہنے لگے. وہ اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی. ہو سکتا ہے کہ ہاشم کو بزنس کا کوئی مسئلہ ہو. اس نے پوزیٹیو سوچنا چاہا پر جانے کیوں دل میں ایک ہی بات اٹکی تھی کہ کہیں ہاشم کو وہ کھو نہ دے. کل کی بات اور تھی جب ہاشم اس کے لیے کچھ نہیں تھا, پر آج اس کے لیے ہاشم خان ضروری ہو گیا تھا. اس کی سانسوں کے چلتے رہنے کے لیے ہاشم خان کا اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا. یہ بات وہ ہاشم کو بتانا چاہتی تھی پر کیسے بتا دی؟ اس میں اتنی ہمت ہی کہاں تھی بھلا؟ میں خاک ہوں تیری راہ کی, میری تشگیر تیرا عشق ہے. مجھے گوند کر اسی عشق میں تو سوار دے میرے کو گزا کر. دیر رات تک وہ سب خان بابا کے ساتھ بیٹھے رہے. 12 بجے کے قریب سب اپنے اپنے کمروں میں بڑھے. نور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی. دل میں ڈر تھا, جانے شہریار کا موڈ کیسا ہوگا. وہ آہستہ آہستہ چلتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی. دروازے کے سامنے آ کر اس نے لمبی سانس کھینچی, پھر آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی. کمرے میں لیمپ کی مدھم سی روشنی پھیلی تھی. شہریار بالکنی طرف کھلتے سلائیڈنگ ڈور میں کھڑا باہر برستی بارش کو دیکھ رہا تھا. نور نے پلٹ کر دروازہ بند کیا, پھر آہستہ سے آگے بڑھی. اس کے آنے کی آہٹ پر بھی شہریار کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی. وہ ویسے ہی بت بنا کھڑا رہا. بہنور نے اس کی پشت کو دیکھا. پچھلے کچھ دنوں سے شہریار کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا, پر آج پھر سے اس نے پرانے روپ میں دیکھ کر اس کا دل دھڑک اٹھا تھا. کمرے میں مکمل سکوت تھا, پر باہر سے آتی بارش کی بوندوں کی چھم چھم کرتی آواز اس سکوت کو کسی حد تک توڑ رہی تھی. بہنور قدم اٹھاتی شہریار کی طرف بڑھی. شہریار! اس کے پیچھے رک کر اس نے آہستہ آواز میں پکارا, پر دوسری طرف کوئی اثر نہ ہوا. شہریار! اس نے آگے ہو کر شہریار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا. اس کے ہاتھ لگانے پر شہریار جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا. اس کے انداز پر مہنور جلدی سے 2 قدم پیچھے ہوئی. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑا. میں بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی, آپ ٹھیک ہے؟ اس نے جلدی سے صفائی پیش کی. اتنے دنوں بعد شہریار کا یہ روپ دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی. کھڑے کھڑے مر نہیں گیا, میں ٹھیک ہوں, اس نے جھنجھلا کر سخت لہجے میں کہا. بہنور نے افسوس سے اسے دیکھا کہ وہ کیسی باتیں کر رہا تھا. آپ کو اچانک کیا ہوا ہے؟ اس نے دکھ سے پوچھا. مجھے کچھ نہیں ہوا, میں جیسا پہلے تھا اب بھی ویسا ہی ہوں, بالکل سپاٹ انداز میں بولا. آپ
आपको कोई बात बुरी लगी है? महानूर ने इसे संजीदा चेहरे को देखकर पूछा। ना बीबी, मुझे क्यों कुछ बुरा लगेगा? आप खुश हैं, बाकी सब खुश हैं, तो मुझे अच्छा बुरा लगने से किसी को क्या फर्क पड़ता है? इसका अंदाज तंजिया था। फर्क पड़ता है शहरयार, इसीलिए तो पूछ रही हूं आपसे। इसने संजीदगी से कहा। बहुत शुक्रिया तुम्हारे पूछने का, अब मेरी जान छोड़ दो, शहरयार हाथ जोड़कर बोला। और महानूर इसका ये अंदाज जरा ना भाया, इसकी पेशानी पर बल पड़े। आपका मसला क्या है शहरयार? अब जब कि सब कुछ ठीक हो रहा है तो आप इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हैं? इसने सवालिया अंदाज में पूछा। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, माफ करो मुझे, वो सख्त लहजे में कहता दूसरी तरफ होकर निकलने लगा, जब महानूर ने इसके सामने आकर इसका रास्ता रोका। आज आप मुझे बता ही दे शहरयार खान, आपके साथ मसला क्या है? हर बात पर डर लग रहा रहता है, कहीं आप नाराज ना हो जाएं, कहीं आपको कोई बात बुरी ना लग जाए। आप बताएं, आखिर चाहते क्या हैं आप? इसने तंगा शहरयार को घूर कर पूछा। मैं चाहता हूं तुम इस वक्त मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, इसने चबाकर जवाब दिया। मैं जवाब लिए बगैर यहां से कहीं नहीं जाऊंगी, समझे आप? नूर ने तब कर कहा। मेरी बला से सारी जिंदगी यहीं जमी खड़ी रहो, मेरा दिमाग मत खाओ, वो दांत पीस कर कहता वहां से जाने लगा। महानूर ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे रोका। दिमाग तो मैं आपका जरूर खाऊंगी, आपको मेरी बातें सुननी होंगी और इनका जवाब भी देना होगा, इसने जिद्दी लहजा अपनाया। इसकी बात पर शहरयार खामोशी से इसे घूरता रहा। वजह बताए मुझे, इसने शहरयार की आंखों में आंखें डालकर पूछा, फिर अपना हाथ पीछे किया। तुमने मुझे धोखे में रखा, शहरयार ने सर्द अंदाज में कहा। इशारा हाशिम की शादी वाली बात की तरफ था। महानूर ने लंबी सांस खींची। वो सबके सामने बात हुई है शहरयार, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने बस अपने लाला का साथ दिया है, इसने मध्यम आवाज में जवाब दिया। मेरी बीवी होने के नाते ये तुम्हारा फर्ज था कि तुम मुझे ये बात बताती, इसने सीने पर बाजू बांधकर संजीदगी से कहा। ये बात हमारी शादी से पहले मुझे मालूम हुई थी शहरयार, और तब मैंने लाला से वादा किया था कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, फिर मैं आपको कैसे बता देती, कैसे अपने लाला की बात का मान तोड़ती, इसने तहम्मुल से कहा। इसकी बात पर शहरयार की पेशानी पर शिकने नमूदार हुई। ठीक है, तुम फिर अपने लाला की बहन बनकर रहे हो, इसने सर्द लहजा अपनाया। नूर हैरान हुई। आप अपना और लाला का मुकाबला क्यों कर रहे हैं शहरयार? इसने संजीदगी से सामने खड़े इस शख्स को देखा। मुझे मज़ीद तुमसे कोई बात नहीं करनी, हटो मेरे रास्ते से, इसने महानूर को कंधों से थामकर पीछे करना चाहा, पर वो अपनी जगह जमकर खड़ी रही। अब मुझे आपसे बात करनी है, इसीलिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, इसने मजबूत लहजे में कहा। शहरयार ने इसके कंधों को एक झटके से छोड़ा था। मेरे सब्र को मत आजमाओ महानूर, इसने चबाकर कहते महानूर को घूरा। इसकी बात पर इग्नोर करके वो अपनी बोली। आपको हमेशा मेरे लाले से मसला क्यों रहता है? बात अगर रिश्ते से इनकार की है तो आपकी बहन ने भी तो इनकार किया था, फिर सजा सिर्फ मेरे लाला को ही क्यों मिल रही है? सिर्फ इनके साथ ही आपका रवैया ऐसा क्यों है? वो दांत पीसकर सवाल पर सवाल कर रही थी। इस बात को बीच में मत लाओ मां, वो मध्यम आवाज में घुराया। अंदाज वार्न करने वाला था, पर महानूर को गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो बोलती चली गई। क्यों ना लाऊं शहरयार, जब सारा मसला ही यहीं से शुरू हुआ है तो फिर मैं क्यों ना लाऊं इस बात को बीच में, वो भी इसी के अंदाज में बोली। वो इन सब से तंग आ चुकी थी, आखिर कब तक ये सब चलता, वो खत्म करना चाहती थी इस किस्से को, अपनी इस उलझन को। शहरयार कुछ ना बोला, बस सुर्ख चेहरे के साथ जब्त से इसे देखता रहा। जवाब दे शहरयार, अब आपको ये मसला हो गया हो कि लाला ने शादी क्यों कर ली? इन्हें तो आपकी बहन से शादी। बस, शहरयार धाड़ा था, साथ ही इसका दायां हाथ ऊपर उठा था। महानूर की जुबान को ब्रेक लगी, इसकी आंखें फट गईं। शहरयार का हाथ हवा में ही था और महानूर की नजरें शहरयार की आंखों पर जमी थी। शहरयार ने इसकी आंखों में नमी फैलती देखी तो जोर से मुट्ठी भींचकर अपना हाथ नीचे किया। ऐसी बातें मुझसे मत निकालो मां, अपने भाई की तरह बाद में तुम्हें भी पछतावा हो, वो सबसे भारी आवाज में बोला। महानूर खामोशी से इसे देखती रही। इसने इस पर हाथ उठाया था, थप्पड़ भले ही नहीं मारा था, पर इसका हाथ उठना ही महानूर की जान ले गया था। इसकी आंखों से आंसू निकलकर इसके गालों को भिगोने लगे। वो बिना बल्कि झपके शहरयार को देख रही थी। तुम जानना चाहती हो ना तुम्हारे भाई ने क्या किया, मुझे क्यों इससे मसला है? वो कुछ पल रुका। मैंने किसी को कुछ ना बताने का तय किया था,
पर अब अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो। वो इसे देखता आहिस्ता आहिस्ता सारी बात बता रहा था। महानूर की आंखों में और तेजी से आंसू बहने लगे। शहरयार बात खत्म करके कुछ पल खामोश हुआ। महानूर के पास अल्फाज ना थे कि वो इसे क्या कहती। इसे माफ करना चाहता हूं, मगर हमेशा इसे देखकर, इसके जिक्र पर मुझे इसके कहे जुमले याद आते हैं। मैं खुद पर कंट्रोल खो देता हूं। ये सब मेरे बस में नहीं, वो कहकर पेशानी मसलने लगा। महानूर ने इसकी परेशान सूरत देखकर आहिस्ता से अपने ठंडे हाथ बढ़ाकर इसका बायां हाथ थामा। शहरयार ने चौंक कर इसे देखा। आई एम सॉरी। जो कुछ मैंने कहा है इसके लिए आई एम सॉरी, मेरे लाला की तरफ से। आई एम सॉरी हर इस बात के लिए जिसकी वजह से आपका दिल दुखा, आपको तकलीफ पहुंची। वो इसका हाथ थामे नम आवाज में आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। शहरयार के लब भींचकर इस नम आंखों में देखा। हो सके तो हाशिम लाला को माफ कर दीजिएगा, इसने मध्यम आवाज में कहकर सर झुकाया। कुछ पल खामोश रही, फिर नजर उठाकर इसकी आंखों में देखा। आप बेफिक्र हैं, आप कभी महानूर आपका दिमाग नहीं खाएगी। वो उदासी से मुस्कुराई, फिर इसका हाथ छोड़कर पलटी, तेजी से कमरे से बाहर निकलती चली गई। शहरयार बुत बना वहां खड़ा रहा। वो इस लड़की को रोक ना सका। महानूर वहां से नीचे आबी के कमरे में आई और वो सो रही थी। वो एक तरफ सोफे के पास जमीन पर बैठ गई, सर घुटनों में छुपाकर खामोशी से आंसू बहाने लगी। वो मानती थी कि हाशिम को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इसने जो भी किया था वो गलत था, पर क्या जो कुछ शहरयार ने किया था, क्या वो ठीक था? क्या इसे हाशिम की गलती की सजा महानूर को देनी चाहिए थी? महानूर को अपनी बात पर भी अफसोस हुआ था कि इसने आबी के लिए इतने तल्ख अल्फाज कैसे इस्तेमाल किए थे। वो तो इसकी बहन, इसकी दोस्त थी, फिर जाने क्यों वो गुस्से में ये सब कह गई थी। इसने नम आंखें उठाकर बेड पर सोई आबी को देखा। आई एम सॉरी आबी, इसने आहिस्ता से कहा। आंखों से पानी अब भी बह रहा था। गले में पहने लॉकेट को छूकर वो और शिद्दत से रोने लगी। दूसरी तरफ शहरयार फिर से वहां खड़ा बरसती बारिश को देखने लगा। महानूर को नम आंखों का मंजर बार बार इसके सामने आकर इसके दिल को बेचैन कर रहा था। वो जाकर महानूर को देखना चाहता था कि वो कहाँ है, पर फिर दिल को काबू करके इसने खुद को रोक दिया। इन दोनों को कुछ वक्त चाहिए था अपने आप को संभालने के लिए, इसलिए इनका दूर रहना ही बेहतर था। अगले दिन सुबह नाज़नी को एक फोन कॉल आई थी। हाशिम ऑफिस के लिए निकला था तो वो भी जल्दी से तैयार होकर घर से निकली। जमाल आगा की इस हरकत के बाद हाशिम ने इसे अकेले कहीं भी जाने से मना किया था, इसीलिए वो ड्राइवर के साथ जाने के बजाय चुप करके खानविला से निकली थी। इसे डर था ड्राइवर के साथ गई तो वो हाशिम तक खबर पहुंचा देगा, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। मेन रोड पर आकर वो एक टैक्सी में बैठी और अपनी मंजिल की तरफ जानिब बढ़ने लगी। इसे मालूम था कि अगर हाशिम को इसके अकेले बाहर जाने का पता चला तो वो नाराज होगा, पर नाजी को फोन पर जो कहा गया था इसकी वजह से वो घर पर निकलने से मजबूर थी। इसका दिल बेहद बेचैन था। वो जल्द से जल्द वहां पहुंचना चाहती थी। टैक्सी आगे बढ़ रही थी और वो खिड़की से बाहर दौड़ते मनाजिर देख रही थी। दिल में डर था, पर सुबह की गई हाशिम की बातों की वजह से लब्बों पर मदम सी मुस्कुराहट फैली थी। वो सुबह उठी तो बहुत उदास थी। रात को जो कुछ हुआ था वो अब भी इसके जहन में चल रहा था। वो बिना नाश्ता किए अपने कमरे में बैठी रही। इसने अपने कमरे की खिड़की से लॉन में सैर करते हाशिम को देखा। वो खामोशी से इस पर नजरें जमाई से देख रही थी। जब हाशिम ने नजरें उठाकर इसे देखा, दोनों के बीच काफी फासला था, पर वो स्याह आंखें जैसे इसकी रूह में झांक रही थी। नाज़ी इसके देखने पर झट से पीछे हुए, फिर पर्दे खींच लिए। दिल धक धक कर रहा था, जाने अब जिंदगी इसे किस मोड़ पर ले जाने वाली थी। वो खामोश सी आकर बेड पर बैठी और नजरें जमीन को घूर रही थी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाऊं? हनु जमीन को घूरते इसने इजाजत दी। इसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी और दरवाजा खुलने की आवाज पर आई, और काफी देर बाद जब कोई अंदर ना आया तो इसने गर्दन फेर कर पीछे देखा। दरवाजे की दहलीज के पार हाशिम खड़ा था, आंखें इसी पर जमी थी। नाजी इसे देखकर उठ खड़ी हुई। आज से पहले कमरे में या तो वो बिना दस्तक दिए आ जाता था या फिर दस्तक देकर जवाब सुने बगैर आ जाता था। इसकी इस बात पर नाजी को चिढ़ थी, पर आज जब इसने दरवाजे पर दस्तक दी, इजाजत मिलने का इंतजार भी किया, वो हमेशा की तरह कमरे में दाखिल भी नहीं हुआ था। सब कुछ इसकी मर्जी के मुताबिक था। तो फिर आज इसे क्यों हाशिम के इस अमल पर खुशी की जगह दुख हो रहा था? वो बिना पलके झपकाए इसे देख रही थी। यहाँ आओ। हाशिम ने दायां हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। नासी खामोशी से इसे देखती रही, फिर बोली, मैं क्यों वहां आऊं? आप क्या खुद चलकर यहाँ नहीं आ सकते? आवाज में नाराजगी थी। हाशिम ने अपना हाथ नीचे किया। तुम चाहती हो मैं चलकर तुम तक आऊं? आबरू उठाकर पूछा गया। मैं कौन होती हूँ कुछ चाहने वाली? जैसा आप चाहें वही करें। वो तंजिया मुस्कुराकर बोली।
اس کی بات پر ہاشم نے لمبی سانس کھینچی، پھر قدم آگے کی طرف بڑھائے۔ جیسے جیسے اس کے قدم نازی کی طرف بڑھ رہے تھے ویسے ویسے نازی کی آنکھوں میں چمک پھیلتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مسز کا موڈ کافی خراب لگتا ہے، ہاشم نے مدھم سا مسکرا کر کہا۔ نہیں تو؟ نازی نے سر جھٹکا لہجے میں صاف خفگی جھلک رہی تھی۔ میں تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں، ہاشم نے سنجیدگی سے کہا۔ تو دل کی بات کیوں نہیں جان رہے آپ؟ اسے بھی جان لینا، نازی نے دل میں کہا، اونچی آواز میں کہنے کی ہمت نہ تھی۔ اچھی بات ہے، وہ سوچوں کو جھٹک کر سنجیدگی سے بولی۔ سوری۔ ہاشم کی آواز میں بلا کی نرمی تھی۔ اس نے بایاں ہاتھ آگے کیا جس میں اس نے گلاب کا پھول تھام رکھا تھا، آتے ہوئے وہ لون سے توڑ کر لایا تھا۔ اس نے پھول نازی کی طرف بڑھایا۔ نیلی آنکھوں میں حیرت پھیلی، وہ سامنے کھڑے اس وجیحہ شخص کو تکتی رہی۔ اس کی محبت انداز پر ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ لے لو یار، تمہارے لیے ہی لایا ہوں۔ بھاری آواز میں محبت ہی محبت تھی۔ نازی نے پلکیں جھپک کر نظریں جھپکائیں، پھر اس کے ہاتھ میں تھامے سرخ گلاب کو دیکھا۔ نازی کے شاداب چہرے پر پھیلی روشنی دیکھنے لائق تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر پھول لیا، پھر دوسرے ہاتھ سے گلاب کی سرخ پنکھڑیوں کو نرمی سے چھوا۔ معافی ملے گی اب؟ ہاشم کی آواز پر اس نے چونک کر نظریں اٹھائی۔ اگر سزا دوں تو؟ اس نے آبرو اٹھا کر پوچھا۔ تمہاری دی سزا سر آنکھوں پر۔ دیوانہ حاضر ہے میڈم، اس نے محبت سے پر لہجے میں کہہ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ سزا تو اسے پہلے ہی مل چکی ہے، بس اب موت کے دن کا انتظار تھا جب اسے پھانسی کے تختے پر لٹایا جائے گا، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ہاشم خان کا دل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، وہ فنا ہو جائے گا۔ اس کی بات پر نازی بالکل خاموش ہو گئی۔ اب کوئی اتنے پیارے جواب پر سزا کیسے دے سکتا تھا؟ دے سکتا تھا کیا؟ نہیں نا، ایسے دیوانے پر تو بس جان ہی ماری جا سکتی تھی۔ معاف کیا۔ اسے مدھم سا مسکرا کر ہاشم کو دیکھا۔ دل سے؟ ہاشم نے اس کی جگمگاتی آنکھوں میں دیکھا۔ دل سے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی، جیسے یقین دلایا ہو کہ ہاں واقعی دل سے۔ اس وقت نیلی آنکھوں کا ایسا منظر تھا جیسے سیاہ رات میں نیلی جھیل کے پانی میں روشن چاند کا عکس نظر آتا ہے۔ ہاشم ان جادوئی آنکھوں میں ڈوبتا چلا گیا، سیاہ آنکھوں میں بھی جیسے نیلی آنکھوں کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ تیری آنکھیں کالا جادو جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، ہاشم نے ان آنکھوں کو تکتے گمگیر آواز میں کہا۔ نازی چونک کر جیسے ہوش میں آئی، اسے دیکھنے سے وہ جادو کے سار سے جگڑی گئی تھی۔ وہ اس کی بھاری آواز نے اسے اس شہر سے نکالا تھا۔ ناشتہ کریں؟ اس نے ہڑ بڑھاتے ہوئے پلکیں جھکا کر جلدی سے پوچھا، پھر نروس انداز میں بال کان کے پیچھے کیے تھے۔ اب بھلا وہ اس شیر کے جواب میں کیا کہتی؟ زبان کی جگہ اس کا جواب اس کی بے قابو ہوتی دھڑکنے دے رہی تھی۔ اس کے اس انداز پر ہاشم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ سامنے کھڑی یہ لڑکی اس کی جان تھی۔ اسے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اسے اتنا پیارا ہو جائے گا۔ وہ اس کے لیے کوئی حد پار کرنے سے گریز نہیں کرے گا۔ وہ اس کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنے دل کو روند ڈالے گا، اسے خوشی دینے کے لیے اپنی محبت کا جوا تک کھیل جائے گا۔ اس نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، پر یہ سب ہو گیا تھا۔ اسے پانے کے لیے وہ دنیا سے لڑا تھا اور آج اس کی خاطر اسے کھونے کے لیے بھی تیار تھا۔ ہائے، یہ محبت بھی کیا مرض ہے کہ جسے لگ جائے پھر اسے مارے بغیر نہیں جان چھوڑتی۔ جی مسز، آپ ناشتہ لگوائیں، میں تب تک تیار ہو کر آتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر نازی کا گال تھپکا، پھر پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ اف ہاشم، آپ کی محبت۔ نازی نے مسکرا کر خود کلامی کی اور پھر ہاتھ میں پکڑے گلاب کو دیکھا، اسے اوپر کر کے سانس اس کی مہک سانسوں میں اتاری، پھر ایک دم ہنسنے لگی۔ اف، میں پاگل ہو گئی ہوں۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکنی چاہی، پر نہ جی، چہرے سے مسکراہٹ جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تم تو گئی کام سے نازلی ہاشم خان۔ مسکرا کر بڑبڑاتے اس نے گلاب کو چوم لیا، پھر احساس ہونے پر کھل کر ہنسی۔ وہ واقعی پاگل ہو گئی تھی، ہاشم کی محبت میں پاگل نازلی۔ ناشتہ۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا، پھر گلاب کو بیڈ پر رکھ کر جلدی سے کمرے سے باہر بھاگی، لبوں پر ہنسی، آنکھوں میں ہزار جگنو چمک۔ وہ اس روپ میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گل جان کے ساتھ مل کر ناشتہ لگایا۔ ویسے تو چھوٹی پرانی اس کی مدد کرتی تھی، پر پیپرز ختم ہونے کے بعد وہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں اپنی خالہ کے گھر رہنے گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہاشم ڈائننگ ٹیبل پر روم میں آیا۔ دونوں نے ناشتہ کیا، پھر ہاشم آفس کے لیے نکلنے لگا۔ وہ ہال سے نکلا تو نازی بھاگ کر اس کے پیچھے گئی۔ سنیں؟ وہ اس نے ہال کے دروازے سے رک کر کہا۔ ہاشم کے قدم تھم گئے، لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ اس کی طرف پلٹا۔ چھی سنائیں؟ اس نے محبت سے کہا۔
आज काफी वक्त बाद नाजी के मुंह से इसने ये लफ्ज सुना था जो कि इसे बहुत अच्छा लगता था। आप लंच घर में करेंगे? इसने एकदम पूछा। हाशिम को खुशगवार हैरत हुई। वैसे वो कम ही घर में लंच किया करता था, ज्यादा ऑफिस में ही करता था, पर आज से पहले नाजी ने इसे कभी नहीं पूछा था। इसने नाजी को देखा जो इसके जवाब की मुंतजिर थी। हाँ, इसने एकदम कह दिया। नाजी के लबों पर मुस्कुराहट फैली। मैं इंतजार करूंगी, इसने हाशिम को देखकर कहा। हाशिम सर हिलाकर पलटा। पलटते ही इसका चेहरा एकदम संजीदा हुआ था। इसकी आंखों पर ग्लासेस गए, फिर कार की तरफ बढ़ा। नाज़ी वहीं खड़ी से जाते देखती रही। आज इसका दिल कर रहा था कि वो हाशिम के साथ लंच करे। वो आज हाशिम को दुनिया जहां की खुशियां देना चाहती थी, अपनी मोहब्बत के इजहार की सूरत में। जाने क्यों आज इसका दिल कर रहा था इस शख्स पर सब कुर्बान कर दे। वो इस खुश देखना चाहती थी। हाशिम चला गया तो वो खूबसूरत ख्यालों में गुम, लबों पर मुस्कुराहट सजाए अंदर आई थी। अभी वो हॉल में आई थी कि लैंडलाइन पर फोन रिंग करने लगा। इसने कॉल उठाई और जिसकी आवाज इसने सुनने को मिली थी वह हैरान रह गई थी। फिर इसे मिलने का कहा गया तो इसका दिल डर से कांप गया, पर मिलना भी जरूरी था, इसीलिए कुछ देर बाद वह बिना किसी से कुछ कहे घर से निकली थी। इसने वॉचमैन को अंदर भेजा कि इसे अमजद बाबा बुला रहे हैं। वो अंदर गया तो नाज़ी झट से गेट से बाहर निकली थी। दिल में डर था, पर खुद को मजबूत करके वो घर से निकल गई थी। टैक्सी रुकी तो वो सोचों से निकली। इसने बाहर निकलकर सामने कैफे का नाम देखा। भाई, ये नहीं, दूसरा कैफे है। इसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाकर कहा। आप बैठे, मैं वहां छोड़ देता हूँ। टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊंगी। नाज़ी ने रोड को दूसरी तरफ देखकर जहां जहां वो कैफे था, इसने टैक्सी वाले को किराया दिया और फिर पर्स थाम कर आगे बढ़ने लगी। तभी इसका मोबाइल रिंग हुआ। इसने चलते हुए पर्स में मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर देखा तो आनी की कॉल थी। इससे पहले कि वह कॉल पिक करती, सामने से आती तेज रफ्तार कार के टायर इसके बिल्कुल करीब चिड़चिड़ाए थे। वो हड़बड़ाकर झटके से पीछे हटी। हाथ में थामा मोबाइल और पर्स जमीन बोस हुए। इस गाड़ी वाले ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगाई थी, वरना नाज़ी का बचना मुश्किल था। वो जरूर कार से टकरा जाती। इस मंजर को देखते आसपास खड़े लोग इससे इर्द गिर्द जमा हुए थे। एकदम इसमें हफरा तफरी पर वो घबरा सी गई थी। तब इन गाड़ी से टेक लगाए खड़ी मोबाइल पर बात कर रही थी। दूसरी तरफ जमाल लगा था जो शादी की प्लानिंग कर रहा था। ये करेंगे, वो करेंगे, घूमने कहाँ जाएंगे, वगैरह वगैरह। ताबीन बेजार सी हूं हाँ कहती इसकी बातों का जवाब दे रही थी। इस मुसीबत को खुद इसने अपने सर पर डाला था और अब झेलना तो पड़ेगा। वो बात कर रही थी, तभी सामने रोड से नाज़ी को अपनी तरफ आते देखकर इसके बाद जो हुआ इस पर वो हवास बाख्ता सी नाज़ी की तरफ भागी थी। तुम ठीक हो नाज़ी? हजम को छोड़कर ताबीन इसकी तरफ बढ़ी। जी आपी। नाज़ी ने खुद को संभाल कर इसे देखा था। इतने अजनबी लोगों में किसी अपने की सूरत देखकर इसकी जान में जान आई थी। नाज़ी नीचे बैठी अपना पर्स और टूटा मोबाइल उठाने लगी। मोबाइल के टुकड़े देखकर इसे दुख हुआ था। यह हाशिम का दिया मोबाइल दूसरा मोबाइल था जो टूट गया था। नाज़ी को बहुत दुख हुआ था। चलो उठो। ताबीन ने हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। वो चीजें उठाकर उठ खड़ी हुई। आप लोग भी अपना काम करें, ये ठीक है। इसने इर्द गिर्द खड़े लोगों से कहा। इनको समझाएं कि एक तो रोड पर नहीं चलते और अगर गलती से चलने भी लगे तो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते। इस कार वाले लड़के ने गुस्से से कहा। आई एम सॉरी। नाज़ी ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। जब वो गुजरने लगी थी तब वहां कोई गाड़ी ना थी। फिर जाने कैसे अचानक इस आदमी की गाड़ी सामने आ गई थी। आपको भी देखकर ड्राइव करना चाहिए मिस्टर। ताबीन ने भी इसी के अंदाज में कहा। फिर नाज़ी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। नाज़ी अपनी परेशानी में ताबीन के लहजे को नोट ना कर सकी, वरना ताबीन का इसके हक में बोलना नाज़ी के लिए हैरत का मुकाम था। मेरा मोबाइल टूट गया। इसने अफसोस से मोबाइल के टुकड़ों को देकर परस में डालते हुए कहा। कोई बात नहीं, मोबाइल नया आ जाएगा। ताबीन ने इसका हाथ थपका। फिर याद आने पर हाथ में पकड़े अपने मोबाइल को देखा। जमाल आगे की कॉल मिली हुई थी। इसने नाज़ी को अपने पीछे आने का इशारा करके मोबाइल कान से लगाया। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इसने कैफे में दाखिल होकर जमाल आगा से कहा। नाज़ी के साथ क्या कर रही हो? दूसरी तरफ संजीदगी से पूछा गया। जरूरी बात करनी है, तभी ने मुख्तसर जवाब दिया और वो नाज़ी को कोने में रखी टेबल पर आमने सामने बैठी। नाज़ी हैरत से ताबीन के चेहरे को देख रही थी, जाने किससे बातों में लगी हुई थी। फिर कब कॉल करूं? इसने पुरस्कार अंदाज में पूछा। 2-3 घंटे तक। नाज़ी मेरे साथ ही है, इसीलिए इस बीच कॉल ना करना। ताबीन इसके अंदाज को समझने बगैर जल्दी से बोली। फिर जान छुड़ाकर जल्दी से अल्लाह हाफिज कहकर फोन बंद किया। मोबाइल टेबल पर रखकर इसने नाज़ी को देखा जो इसे ही देखने में मसरूफ थी। कैसी हो? इसने नरमी से पूछा। नाज़ी ने भी इसका अंदाज नोट किया था। इसे हैरत भी हो रही थी और डर भी लग रहा था, जाने तबीन इस बार क्या कहेगी। पिछली बार की तरह अगर तलाक का कहा तो ठीक, इसने अटक कर जवाब दिया। मुझसे डर रही हो? तभी ने उदासी से मुस्कुरा कर पूछा। नहीं आपी, ऐसी कोई बात नहीं। नाज़ी ने खुद को मजबूत जाहिर किया, पर इसके नर्वस अंदाज में
बाल कान के पीछे करने पर तबीन एकदम हंसी थी। माना कि मैं तुम्हें इतने करीब नहीं जानती, पर तुमसे इतनी बेखबर भी नहीं हो नाज़नीन। इसने मुस्कुराकर नाज़नीन की आंखों में देखा और नाज़नीन की आंखों में सवाल ही सवाल थे। बताओ, कॉफी लोगी? इसने बात बदली। नहीं, नाज़नीन ने हाथ मसले। आप ही, आपने क्यों मुझे बुलाया? इसने ताबीन को देखकर पूछा। तुमसे माफी मांगने के लिए। ताबीन ने संजीदगी से जवाब दिया। जी। नाजी की आंखें फैल गईं। जी। ताबीन ने मेज पर रखा इसका हाथ थामा। मैं तुमसे अपनी हर बात की माफी मांगना चाहती हूँ नाजी, जिसकी वजह से तुम हर्ट हुई, तुम्हारे आंसू बहे। प्लीज मुझे इस सब के लिए माफ कर दो। तबीन कहकर सर झुका गई। नाजी शॉक्ड रह गई। क्या इसने ठीक सुना था? क्या वाकई तबीन इससे माफी मांग रही थी? आप ही, मैं नाजी को कहने के लिए अल्फाज ना मिले। मैं जानती हूँ नाज़नी, तुम्हारे लिए मुझे माफ करना इतना आसान नहीं है, पर तुम अपनी आप ही से मोहब्बत करती हो ना, तो इस मोहब्बत के वास्ते तुम मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत देर से जाना कि मोहब्बत में पा लेना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी मोहब्बत को खोकर भी दिल को सुकून मिल जाता है। अब मैं हाशिम को पाने की जुस्तजू छोड़ चुकी हूँ। अब मेरे दिल को हाशिम खान की कोई ख्वाहिश नहीं। वो तुम्हारा है और सिर्फ तुम्हारा। इसकी खातिर ही अपनी आप ही को माफ कर दो। इसने नाम आंखें उठाकर नाज़नीन को देखा, जो पथराई सी बैठी इसे देख रही थी। आप भी, मैं कभी आपसे नाराज नहीं थी। मुझे तो आपसे इतनी मोहब्बत है कि मैं आपसे नाराज हो ही नहीं सकती। मैं बस उदास थी कि मैंने अपनी आप ही को खो दिया। आप यकीन करें, मैंने हाशिम। वो आगे भी कहना चाहती थी जब ताबी ने नफी में सर हिलाया। मैं यहाँ तुमसे सफाई लेने नहीं आई नाज़नीन, मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आई हूँ। और जहां तक हाशिम की बात है, तो मुझे मालूम हो गया है कि क्या, कैसे और क्यों हुआ था। पर मेरी नजर से देखो तो हाशिम गलत होते हुए भी गलत नहीं है। मोहब्बत जिस चीज का नाम है ना, वो इंसान को ऐसा जुनून बख्शती है कि इंसान अपनी सुध-बुध खो बैठता है। इसे एक अपने महबूब के अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। इसे किसी गलती की परवाह नहीं होती। वो बस अपने महबूब को पाने के लिए इंतहाओं तक चला जाता है। वो मगन सी कह रही थी, हाशिम की मोहब्बत का जो जुनून तुम्हारे लिए था, वैसे ही जुनून मेरे सर पर भी हाशिम के लिए। अब हाशिम का जुनून सच्ची मोहब्बत में बदला है। ऐसी मोहब्बत जिसमें महबूब को पाने से ज्यादा महबूब की खुशी मायने रखती है। इस शख्स की सच्ची मोहब्बत ने तबीन हसन अफनंदी की आंखें भी खोल दी, इसकी खुदगर्जी खत्म कर डाली। अब मेरे वजूद में नफरत, जुनून, खुदगर्जी कहीं कोई जगह नहीं। अब मैं इन चीजों से पाक हो गई हूँ। इसने मध्यम सा मुस्कुराकर नाज़नीन का हाथ गर्मजोशी से दबाया। आप ही, आप बहुत बदल गई हैं। नाज़नीन ने हैरत से कहा। मोहब्बत ने बिगाड़ा था और अब सवार भी दिया। इसने मुस्कुराकर नाज़नीन का गाल थपका। पर नाज़नीन एकदम रुककर सर झुका गई। तभी ने इसे देखा। वो इस पर के बाद बात समझ गई थी। बाबा को हाशिम ने सब कुछ बता दिया है, इसने बताया। वाकई? नाज़नीन ने झट से सर उठाकर इसे देखा। हाँ, और बाबा को बहुत गुस्सा आया था। तभी ने आगे होकर कहा। फिर नाज़नीन का रंग उड़ा। जाने बाबा जान का कैसा रिएक्शन होगा। फिर बाबा ने आपके शोहर को सजा सुना दी। तभी ने मुस्कुराहट दबाई। कौन सी सजा? नाज़नीन ने थूक निकला। वो बाबा आकर बताएंगे, बस मैं ये बता देती हूँ कि बाबा ने जब बहुत सा सोचा और फिर हम दोनों की बात हुई, तो बाबा का गुस्सा ठंडा हो गया। फिर आज सुबह हम दोनों तुम्हारे रूम में गए, तुम्हारी बातें करते रहे। तबीनी से देख रही थी और नाज़नीन ने जल्दी से पूछा, और तुम्हारा पेंटिंग रूम देखा, बाबा जान की पेंटिंग देखी। इसने मुस्कुराकर बताया। नाज़नीन पहले हैरान हुई, फिर इसकी आंखों में चमक फैल गई। आपको और बाबा को पेंटिंग अच्छी लगी? इसने ख्वाब सी कैफियत में पूछा। बहुत। मुझे तो अफसोस हुआ कि मैंने पहले इतनी कमाल पेंटिंग्स क्यों ना देखी, स्पेशली बाबा जान वाली। और पता है, बाबा जान की आंखों में तो आंसू आ गए थे। तबीन बताती रही और नाज़नीन बच्चों की तरह खुशी से इसे सुन रही थी। वो रुकी तो नाज़नीन ने कहा, अभी मुझे यकीन नहीं आ रहा, क्या वाकई सब ठीक हो रहा है या मैं ख्वाब देख रही हूँ? इसने मध्यम आवाज में पूछा। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है डार्लिंग। तबीन ने मुस्कुराकर इसकी आंखों में देखा, जिनमें खुशी के साथ नमी भी थी। बाबा जान की पेंटिंग इनके रूम में लगा दी है। वो तुम्हारे मुंतजिर हैं। तुम आओ और देखो कि तुम्हारी मोहब्बत से बनाई गई पेंटिंग्स आज 24 घंटे बाबा की नजरों के सामने होगी। वो नरमी से कह रही थी और नाज़नीन की आंखों से आंसू निकलकर गाल पर गिरा। मैं अपनी खुशी कैसे दिखाऊं आपी? मैं हद से बढ़कर खुश हूँ। इसने पलके झपककर मजीद आंसुओं को बाहर आने से रोका। अभी ये खुशी की शुरुआत है मेरी जान। अभी तो बाबा भी यहाँ आएंगे अपनी बेटी से बात करने। आगे आने वाली जिंदगी खुशियों की बारात लिए तुम्हारी मुंतजिर है। तबीन ने इसके गाल पर बहते आंसू साफ किया। आज तबीन को
अपना अब उजला और रोशन लग रहा था। आज वो सच में एक अच्छी बहन और बेटी बनी थी। पापा जान भी यहाँ आएंगे? नाज़रीन ने उजलत में पूछा। तभी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। मैंने सोचा पहले हम बहनें अपनी गलतफहमी दूर कर ले, फिर बाबा जान की एंट्री हो। तभी ने हंसकर बताया, उफ अभी मैं कैसे यकीन दिलाऊं खुद को कि ये सब सच है? नाज़ी खुशी से बोली। चुटकी काट कर यकीन दिलाऊं? तभी ने शौकी से कहा। काट लें? नाज़ी मुस्कुराई। सच ही है, यकीन कर लो। तभी ने नरमी से इसका गाल पहचा। फिर मैं बाबा को कॉल करके पूछती हूँ कि वो कहाँ रह गए। तभी ने मोबाइल उठाया। वो सनफ नंदी का नंबर डायल करने लगी और नाज़ी कोहनिया मेज पर टिकाए दोनों हाथ गालों पर रखकर इसे देखने लगी। नीली आंखें हीरे की मानी चमक रही थी। इससे आज वो व्हाइट ड्रेस पहनकर हाशिम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने का सोचा था। इसे नहीं मालूम था कि इसकी मोहब्बत के इजहार से पहले इसे अपनों की रजामंदी मिल जाएगी। इसके आपी का साथ, इसके बाबा की मोहब्बत। इतनी खुशी मिलने से वो हवाओं में उड़ रही थी। वो जल्द से जल्द घर जाकर सारी तैयारी करना चाहती थी। हाशिम ने कहा था जब इसे इससे मोहब्बत हो जाए तो वो व्हाइट ड्रेस पहन ले, वो समझ जाएगा वो इससे मोहब्बत करने लगी है। और मोहब्बत तो वो बहुत पहले से करने लगी थी, बस आज वो इस मोहब्बत का इजहार करने वाली थी। आने वाले वक्त का सोचकर इसके गाल गुलाबी हुए, लबों पर मध्यम मुस्कुराहट थी और ताबीन को बात करते देख रही थी और जहन में हाशिम की सोचे थी, आंखों में इसकी तस्वीर थी। दिखा दिखा कर अपना ख्वाब सुहाना मुझको, छोड़ दो अब बार बार रुलाना मुझको। महज तमाशा थे सभी अजीजों कारिब मेरे, इश्क ने कर दिया कुछ ऐसा दीवाना मुझको। रूह जख्मी है मेरी, दिल भी रेजा रेजा है, अपने नैनों का रख लिया है निशाना मुझको। खून के आंसू रुलाती है वो याद सुबह, भीगी जुल्फों से अपनी तेरा जगाना मुझको। इश्क ने कर दिया मजबूर मुझको लिखने पर, वरना आता ना था कोई ऐसा फसाना मुझको। मिल जाए जो साइम को तेरे साथ की उम्मीद, छोड़ दे बेशक फिर सारा जमाना मुझको। शहरयार ने दुखती आंखें खोली। वो बेड पर लेटा था और रात देर तक जागा। वो महनूर की सोचों में घूम रहा था कि जाने वो कहाँ होगी और जरूर हो रही होगी। इसे कितना दुख हुआ होगा। इसे खुद पर गुस्सा आया कि इसे महनूर पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। वो ऐसे कैसे कर गया था? वो लड़की इसकी मोहब्बत थी और आशिक तो महबूब पर आंच भी नहीं आने देता। वो कैसे खुद ही अपने महबूब को तोड़ रहा था। इसे हर मोड़ पर दुख दे रहा था और खुद भी सह रहा था। सारी रात सोच सोचकर वो पागल होता रहा था। वो इसकी मोहब्बत में दीवानी लड़की जिसे इसने हमेशा आंसू दिए थे, इसका दिल तोड़ा था, पर बदले में वो खुद भी कहाँ चैन से रहा था। वो इसे तड़पाकर खुद इससे भी ज्यादा तड़पा था। शायद इसे दर्द सहने की आदत हो गई थी, तभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी वो इस दर्द को अपने और महानूर के बीच से निकालने नहीं दे रहा था। वरना वो लड़की तो इसकी बना दी गई थी। बस एक कदम का फासला था जिसे तय करके वो इसे अपने असार में ले सकता था, पर वो अपनी जिंदगी में खुद ही विलन बना अपना और इस मासूम लड़की का जीना हराम कर रहा था। इसे हाथ बढ़ाकर आंखों में जोर से दबाया। सुबह फजर की नमाज पढ़कर कहीं इसकी आंख लगी थी, पर ख्वाब में भी इसे महानूर को देखा, रोते हुए सिसकते हुए, और वो खुद भी तो था इसे दूर से देखता हुआ, आंखों में किरचियों की जो बंध लिए। वो चाहता तो आगे बढ़कर इस लड़की को थाम लेता, पर फिर ना वो प्यारी लड़की रोती और ना इसका अपना दिल जलता। दोनों मिल जाते तो दिलों को सुकून मिल जाता, पर वो एक होकर भी अलग अलग थे। इसने गर्दन फेरकर वॉल क्लॉक को देखा। सुबह के 10 बज रहे थे। वो आज तक इतनी देर से नहीं सोया था। वो उठकर बैठा, किसी ने इसे जगाया भी ना था, और वो बालों में हाथ फेरकर इन्हें ठीक करने लगा। वजूद पर ढेर सारा बोझ था। दिल कर रहा था कहीं दूर भाग जाए। वो किसी का सामना नहीं करना चाहता था, महानूर का तो बिल्कुल भी नहीं। अभी वो इन्हीं सोचों में था जब वॉशरूम का दरवाजा खुला और महानूर बाहर आई। वो नहाकर निकली थी। गीले बालों को टॉवल से खुश करती वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। इसने शहरयार को मुकम्मल इग्नोर किया। शहरयार ने इसकी पुश्त देखा। लेमन शलवार कमीज में वो भला की मासूम और हसीन लग रही थी, जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण हो, जैसे तपते सहरा में ठंडी फवार, जैसे कांटों भरी टहनी पर नाजुक सा गुलाब। खामोशी से देख रहा था। महानूर के चेहरे पर रात वाली बात का कोई असर नजर नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से इसे इग्नोर कर रही थी। इसने महानूर की हर अदा देखी थी, पर यह नजरअंदाज करने वाली नई अदा थी और जानलेवा भी। इसने टॉवल एक साइड पर रखा और स्याह बाल पुश्त पर बिखेरे, फिर ड्रायर से इसे इन्हें खुश्क करने लगी। हवा से लहराते स्याह लंबे बाल शहरयार पर जादू कर रहे थे। वो महबसा इसे देख रहा था। फिर ड्रायर बंद हुआ तो इसका शोर खत्म होते ही वो भी चौंक कर होश में आया। फिर लंबी सांस खींची। इसे इंतजार था कि महानूर इससे बात करे, इससे पूछे कि वो उठा गया, इतनी देर तक क्यों सोया, क्या इसकी तबीयत ठीक है।
क्या वो इसके लिए नाश्ता ले आए? पर वहां ऐसा कोई भी इम्कान न था। वो अब स्याह आबशार बालों में ब्रश फेरने में मसरूफ था। आज से पहले वो लोग 1000 बार लड़े थे। इसने कई बार महानूर को डांटा था, पर वो इस तरह इससे गाफिल नहीं हुई थी। आज तो वो इसे देख ही नहीं रही थी। ये बात शहरयार को दिल में चुभ रही थी। इसे कम से कम इसकी तरफ देखना तो चाहिए था। माना कि इसने गलत किया था, पर वो इससे लड़ लेती, इससे इसकी गलती का एहसास दिलाती, पर यूं तो ना करती। महानूर को रोबोट की तरह काम करते देखकर शहरयार ने दांत पीसे, फिर झटके से उठ खड़ा हुआ। वॉशरूम जाने से पहले एक नजर इसे देखा, इस उम्मीद से कि वो भी इसे देखेगी, पर ना जी। आज इसने जैसे कसम खाई थी वो पलटकर शहरयार को नहीं देखेगी। वो वॉशरूम में चला गया। दरवाजा बंद हुआ तो महानूर ने नजर फेर कर बंद दरवाजे को देखा। इसने तय कर लिया था कि वो अब से शहरयार को इसके हाल पर छोड़ देगी। अब ना इससे बात करेगी और ना इसे तंग करेगी, बस अपने काम से काम रखेगी। इसने ब्रश करके बाल खुले छोड़े। इसके बाल काफी घने थे, इसलिए मुकम्मल खुश्क नहीं हुए थे। इसने अलमारी से अपना बड़ा सा नेट का दुपट्टा निकाला। शीशे के सामने आकर इसने सर पर लिया। दुपट्टे से निकलती लटें इसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा बेहद हसीन लग रहा था, पर आंखों में उदासी थी। आज इसके भाई के लिए खुशी का दिन था। वो हाशिम और नाज़रीन के लिए बेहद खुश थी, पर इस खुशी में भी कमी थी। शहरयार की कमी, इसकी मोहब्बत की कमी, इसकी चाह भी। अपनी आंखों से छलकते दुख को छुपा ना सकी। इसने लॉकेट को छुआ तो इसे उदास मुस्कुराहट ने लबों पर बसेरा किया। काश आप मेरी मोहब्बत को समझ पाते शहरयार, कि मैंने आपको किस हद तक चाहा है, पर आपने मुझे तोड़ दिया। माना कि आपके साथ बुरा हुआ है, पर जो आपने मेरे साथ किया वो भी तो अच्छा नहीं था। अब ये महानूर आपको कभी तंग नहीं करेगी, कभी नहीं। सिरे लब बड़बड़ाकर इसने लॉकेट को दुपट्टे के नीचे किया। लंबी सांस भरकर लबों पर मुस्कुराहट सजाई, फिर ड्रेसिंग टेबल के सामने से चीजें समेटने लगी। शहरयार बाहर निकला, फिर ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। महानूर के बराबर में खड़े होकर वो ब्रश उठाकर फेरने लगा। महानूर ने ड्रायर की वाइट समेटकर इसे दराज में डाला, फिर पलटकर जाने लगे। जब शहरयार ने ब्रश रखकर इसका हाथ थामा, महानूर ने सवालिया नजरों से इसे देखा। ये उठाओ यहाँ से, गिरकर टूट जाएंगी। इसने ड्रेसिंग टेबल के सामने बिखरी इसकी सिल्वर चूड़ियों की तरफ इशारा किया। महानूर ने ये चूड़ियां पहनने के लिए निकाली थी, पर फिर दिल नहीं किया पहनने, इसलिए वहीं रहने दी। पर वो भूल गई थी, ये कमरा सिर्फ इसका नहीं था, ये कमरा इस शख्स का भी था जो महानूर और इसकी चीजों को अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसे बिना कुछ कहे शहरयार का हाथ अपने हाथ से निकाला और चूड़ियों को उठाकर अपनी कलाई में पहनती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। शहरयार ने इसे जाते देखा तो झुंझुलाकर सेट बाल फिर से मंतशिर कर डाले। ये लड़की मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अब क्या चाहती है, कि मैं इसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगू? वो कमरे में चक्कर काटता तब कर बड़बड़ाने लगा। कुछ देर बाद वो खुद को संभाल कर नीचे आया तो हाल में खूब रौनक लगी थी। अमजान नौकरों से मिठाइयों की टोकरियां मेज पर रखवा रही थी और आबी और नूर वहीं खड़ी ढेर सारे शॉपिंग बैग सेट करके रखी थी। अमजान ने ये सब कुछ खानविला जाने के लिए मंगवाया था। मिठाइयाँ, कपड़े, मेहंदी, चूड़ियां और नाजी के लिए सोने का हार जो उन्होंने अपनी बहू के लिए बनवाया था। वो पहली बार नाजी से सास होने की हैसियत से मिलने वाली थी। वो अपनी तरफ से इसे ये तोहफा देना चाहती थी। वो बेपनाह खुश थी, एक तो इनके बाप बेटे के ठीक हो जाने पर, और दूसरा नाजी को बहू की सूरत में पाकर इनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई थी। वो सुबह से तैयारी में लगी हुई थी। इसी खुशी से इनकी बीमारी को पीछे छोड़ दिया था। वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। वो निकलने वाले थे, पर खान बाबा से मिलने साथ वाले गांव से कुछ लोग आ गए थे, इसीलिए वो लोग थोड़ा लेट हो गए थे। महानूर ने शहरयार को देखा तो जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी। वो नाश्ता तैयार करवा चुकी थी। इसने जल्दी से मेज पर नाश्ता लगाया, फिर बुआ से कहा और शहरयार को बुलाकर लाएं। वो खुद शहरयार से बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए नाश्ता लगाकर वापस आ गई और आबी के साथ बातें करने लगी। शहरयार ने इसे एक नजर देखा और बुआ के कहने पर मेज की तरफ बढ़ा। वो बेदिली से नाश्ता कर रहा था जब अमजान काम से फ्री होकर इस तक आई। आपकी तबीयत ठीक नहीं है शहरयार? उन्होंने इसकी पेशानी को छूकर पूछा। बस थोड़ा सरदर्द है अमजान। इसने सच बताया, रात से इसके सर में शदीद दर्द था। आप नाश्ता करें, फिर टैबलेट ले लें। वो इसका गाल थपक कर बोली। शहरयार ने मुस्कुराकर सर हिलाया तो अमजान महानूर की तरफ बढ़ी। शहरयार नाश्ता कर ले तो इन्हें टैबलेट देनी है आपने, वो बेटी से कहकर आगे बढ़ गई। इन दोनों के बीच खिंचाव तो वो कब से महसूस कर रही थी, पर कुछ कह ना पाई। फिर कुछ दिन पहले इनके बीच सब कुछ नॉर्मल हो गया था, पर आज फिर उन्होंने इनके दोनों के बीच खामोशी की फिजा देखी थी। ये मियाँ बीवी के आपस का मामला था, इसीलिए वो इस बारे में बात ना कर सकी, पर बड़ी होने के नाते वो इन्हें एक दूसरे के करीब लाकर इन्हें अपनी गलत फहमियां दूर करने का मौका देना चाहती थी। शहरयार ने अमजान की बात पर महानूर को देखा जो अपने लब काट रही थी। तभी इसने नजर उठाकर शहरयार को देखा और वह झट से नजरें फेरकर जूस पीने लगा। वो नाश्ता कर चुका तो महानूर टैबलेट लेकर इसकी तरफ आई। वो सामने खड़ी थी, पर वो जानबूझकर अनजान बन गया, जैसे इसने देखा ही ना। वो चाहता था कि वो इससे बात करे, इससे कहे कि शहरयार ये ले टैबलेट।
इसने सोचा अब तो माँ को जरूर बोलना पड़ेगा। वो मुंतजिर था इसके पुकारने का। अपनी सोच पर ही वो दिल में मुस्कुरा रहा था जब माँ ने एक तरफ साफ प्लेट में उठाकर इसके सामने रखी, फिर टैबलेट निकालकर इस पर रखी, साथ दूध का गिलास रखा और अगले ही पल पलटकर वहां से चली गई। शहरयार ने हैरत से नजर उठाकर इसे देखा, जो आबी के पास पहुंचकर अब इससे सर जोड़े खड़ी बातें कर रही थी। इसकी इस हरकत पर शहरयार का दबा गुस्सा बाहर आने लगा, जिसे इसने थपक कर सुलाया और झट से टैबलेट लेकर उठ खड़ा हुआ। तभी खान बाबा हॉल में दाखिल हुए थे। हाल हाँ भाई, तैयारियां हैं सब? उन्होंने पुरजोश अंदाज में पूछा। शहरयार के अलावा सबके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। कब से खान बाबा, अब जल्दी चलें। दावर जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर आया। हमारी बेटियां भी तैयार हैं। उन्होंने मुस्कुराकर आबी और नूर को देखा। जी खान बाबा, दोनों कहकर एकदम हंसी। शहरयार ने महानूर की मुस्कुराती सूरत देखी तो दिल खिल सा उठा। शहरयार, आप नहीं जा रहे? खान बाबा ने शहरयार को तैयार ना पाकर पूछा। नूर ने चौंक कर इसे देखा। पहले तो वो जाना चाहता था, पर नूर के चेहरे पर गुस्से के तासुरात देखकर बोला, नहीं खान बाबा, मुझे एक जरूरी काम है, इसीलिए आप लोग जाएं। शाम तक तो आप सबने इन्हें लेकर आ ही जाएंगे तो मिल लूंगा। इसने नरमी से कहकर एक नजर महानूर को देखा, जो तपे अंदाज में इसे देख रही थी। ठीक है बेटा जी, खान बाबा ने सर हिलाया। फिर वो अमजान की तरफ पलटे। जो भी गाड़ी में रखवाना है रखवा लें। वो समझते थे कि शहरयार और हाशिम की नाराजगी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, इसीलिए उन्होंने शहरयार को फोर्स करना मुनासिब न समझा। इन्हें उम्मीद थी कि जल्द ही इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहरयार की नजरें महानूर पर थी कि शायद वो अब इसकी तरफ आए, इससे कहे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, कि इसे साथ चलना चाहिए। फिर इसने कहने पर वो इसे थोड़ा सा तंग करेगा, फिर मान जाएगा। वो मुंतजिर था। वो सर झुकाए खड़ी रही। गाड़ी में सामान रखा गया। फिर खान बाबा ने इन्हें आने का कहा तो आबी ने नूर का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ खींचा। इसे जाते हुए एक खामोश नजर शहरयार पर डाली, फिर आबी के साथ आगे बढ़ गई। खान बाबा इससे मिल चुके थे। पीछे शहरयार की हालत बुरी होने लगी। हद हो गई, शोहर की इतनी सी भी परवाह नहीं है। ये कोई तुम अच्छा नहीं करी मेरे साथ माँ। वो झुंझलाकर बड़बड़ाता ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। दोनों गाड़ियां बड़ी हवेली से बाहर निकली। एक गाड़ी में ड्राइवर के साथ खान बाबा और अमजान थे और दूसरी में दावर ड्राइव कर रहा था। अभी और नूर इसके साथ थी। इसके वादे के बाद इसने शहरयार से कार ड्राइव करने की इजाजत मिल गई थी। वो बहुत खुश था और भाई का मान भी रख रहा था। अच्छे बच्चों की तरह तेज ना ड्राइव करता और कभी रेस ना लगाने का सोचा था। वो सब हाशिम और नाज़िम को सरप्राइज देने खान मिला जा रहे थे। सुबह से दावर के पेट में दर्द हो रहा था कि वो हाशिम को सब बता देगा, पर नूर और आबी ने इसे बड़ी मुश्किलों से कंट्रोल कर रखा था। वो चाहती थी कि हाशिम और नाज़िया अचानक इन्हें वहां देखकर खुशी से, वो जानती थी कि नाज़ी इन सबको अचानक देखकर डर जाएगी, पर इस डर के बाद जो खुशी से मिलेगी वो देखने लायक होगी। वो बहुत एक्साइटेड थी कि आगे क्या होने वाला था। मुझे पागल जिसने करना है वो जिक्र तुम्हारा करता है। हाशिम अपने ऑफिस में बैठा और सामने फाइल खुली थी। बाज़ाहिर वो काम कर रहा था, पर इसका जहन मुंतशिर था। वो उलझी डोरे सुलझाने निकला था। इसने बाकी डोरे तो सुलझा ली थी, पर अब इसकी अपनी उलझी जिंदगी को कौन सुलझाएगा? जो सुलझा सकती थी, जब वही इसकी जिंदगी से निकल जाएगी तो पीछे इसकी जिंदगी में सब कुछ हमेशा के लिए उलझा ही रह जाएगा। जब बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो मस्जिद काम ना कर सका तो इसने फाइल बंद करके सर हाथों में गिरा लिया। दिल में धुआं ही धुआं भरा था। पूरे वजूद में आग लगी थी। कभी कभी मजबूत होना भी कितना बड़ा इम्तिहान बन जाता है ना, कि इंसान टूटकर बिखर जाता है पर रो नहीं सकता। वो काफी देर इसी पोजीशन में बैठा रहा, फिर उठकर ग्लास वॉल की तरफ बढ़ा। दिल कहीं नहीं लग रहा था। इसका दिल कर रहा था अभी घर जाए और इस लड़के को कहीं छुपा ले, ताकि फिर इसे हाशिम खान से कोई जुदा ना कर पाए। ना कोई जमाल आगा और ना कोई तबीन और ना ही कोई हसन अफनंदी। वो जब से हसन अफनंदी से मिला था तब से 100 बातें सोच चुका था कि वो मुकर जाएगा अपनी बात से, इस लड़की को लेकर कहीं दूर भाग जाएगा जहां सिर्फ वो दोनों हो। इस जालिम दुनिया को कोई भी शख्स वहां ना हो, कोई इन्हें जुदा करने वाला ना हो। वो सोचों में गुम था जब इसका मोबाइल रिंग करने लगा। वो चौंका। फिर मोबाइल की रिंग पर इसका दिल डूबकर उभरा। कल से हर फोन कॉल पर इसे ऐसा लगता था कि हसन अफनंदी की कॉल होगी और इसे कहेंगे कि पेपर्स तैयार हो गए हैं, आकर साइन कर दो। इस लम्हे का सोचकर इसके वजूद से रूह निकलने लगी थी। इसने लंबी सांस खींची, फिर आगे बढ़कर मेज से मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर नजर डाली तो अननोन नंबर था। इसने कुछ पल नंबर को देखा, फिर कॉल पिक करके मोबाइल कान से लगाया। नाज़ी ठीक है ना, या फिर किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? फोन उठाते ही दूसरी तरफ ठंडे लहजे में पूछा गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाशिम इस अचानक हमले पर गुस्से से दौड़ा था। पहचान लिया? दूसरी तरफ लुत्फ लेकर पूछा गया। तुम जैसा कमीना पूरी दुनिया में नहीं देखा, सिर्फ एक ही है। हाशिम ने चबाकर जवाब दिया। शुक्रिया, इसे मैं अपनी तारीफ ही समझूं?
वो औजार फिर एकदम संजीदा हुआ. So tell me Hashim Khan, where is your wife नाजली? She's okay? वो तंजिया पूछ रहा था. अब अगर तुमने एक बार भी नाजी का नाम लिया जमाल आगा तो तुम मेरे हाथों जाया हो जाओगे, समझे? हाशिम गुस्से से घुराया था. मुझे तुम्हारा गुस्सा बहुत अच्छा लगता है. तुम्हारा गुस्सा मेरे लिए दवा की तरह है, बड़ा सुकून मिलता है. वो हंसकर कहता कुछ पर रुका और वैसे जरा घर जाकर तो देखो तुम्हारी बीवी कैसी है. अब इसका अंदाज बिल्कुल स्पॉट था. हाशिम का दिल कांपने लगा कि कहीं नाजी किसी खतरे में तो नहीं. जमाल आगा की बात सुनते ही वो जल्दी से मेज की तरफ बढ़ा. वहां से कार की चाबी उठाई, फोन कान से लगाए, कमरे से बाहर की तरफ भागा. इसे हवास भागते देखकर इसके एम्प्लॉयज हैरत से इसे देखने लगे, पर इसे किसी की परवाह न थी. इस वक्त नाजी के अलावा इसे किसी की फिक्र न थी, अपनी भी नहीं. आई स्वेयर, इस बार तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे जमाल आगा. हाशिम लिफ्ट की तरफ तेजी से बढ़ता दांत पीस कर बोला. ये तो आगे देखा ही जाएगा. दूसरी तरफ से नफरत से पुर लहजे में जवाब आया. फिर फोन बंद कर दिया गया. लिफ्ट से नीचे आते हाशिम ने नाजी का नंबर ट्राई किया, पर इसका मोबाइल बंद जा रहा था. वो तेजी से ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकला. कार में बैठकर इसने जन से कार आगे बढ़ाई. वो कभी नाजी का नंबर ट्राई करता तो कभी इस कमीने का, जो एक कॉल करके नंबर बंद कर चुका था. इसका दिल यही दुआ निकल रही थी कि नाजी जहां भी हो बस ठीक हो. वो जितना भी मजबूत शख्स होता, पर इस वक्त इसका दिल मुट्ठी में जकड़ गया, हाथ कांप उठे थे. इसने कार फुल स्पीड पर छोड़ दी. 15 मिनट बाद वो घर पहुंचा तो बाहर ही गाड़ी खड़ी करके वो गेट की तरफ भागा. वॉचमैन ने इसे देखकर जल्दी से गेट खोला. नाजी बीबी कहीं गई है या कोई यहाँ आया है? इसने तेजी से पूछा. नहीं साहब, वॉचमैन को जो खबर थी इसने बता दिया. वो तो अनजान था कि नाजली कहीं गई थी. इस बात पर हाशिम ने लंबी सांस भरी, फिर जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ा. नाजली, इसने हॉल में पहुंचकर आवाज लगाई. फिर कमरे की तरफ बढ़ा. नाजली, इसने दरवाजा खोलकर अंदर झांका, पर वो कहीं नहीं थी. क्या हुआ साहब? गुलजान परेशान से किचन से बाहर आए. नाजी कहाँ है? इसने उजलत में पूछा. वो तो अपने कमरे से सुबह से नहीं निकली. पर वो कमरे में नहीं है, हाशिम ने बेचैनी से कहा. ऊपर होंगी. गुलजान ने फिक्रमंदी से पेंटिंग रूम की तरफ इशारा किया. हाशिम बिना कुछ कहे ऊपर की तरफ भागा. पेंटिंग रूम, बाकी कमरे, सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं थी. इसका गुस्से से बुरा हाल था. जब वो नीचे आया तो सब नौकरों को अपने सामने बुलाया. अमजद बाबा, माली, वॉचमैन, सौदा लाने वाला लड़का, गुलजान, सब सर झुकाए खड़े थे. आप सबकी मौजूदगी में नाजी घर से निकल गई. आप लोगों में से किसी को खबर ना हुई क्या? इसीलिए मैंने सबको यहाँ रखा हुआ है. वो जब्त करता कुछ पल के लिए खामोश हुआ. आप लोगों का कहना है कि कोई घर में नहीं आया और वो घर से बाहर नहीं गई, तो फिर वो कहाँ गई? क्या इसे आसमान खा गई या जमीन निकल गई? आखिर में वो गुस्से से दौड़ा था. मैं इसे ढूंढने जा रहा हूँ, दुआ करें वो मुझे सही सलामत मिले, वरना मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगा. वो छुपाकर कहता अगले ही पल बाहर की तरफ भागा. सबने इसका ये रूप पहली बार देखा था. इन्हें अफसोस था कि वो नाजी की हिफाजत न कर सके. अमजद बाबा ने सबको भेजा कि एक बार फिर घर में चेक करें कि कहीं शायद नाजी यहीं गई हो. वो कहीं नहीं मिली. हाशिम गाड़ी में बैठा, तभी इसका मोबाइल रिंग हुआ. वही नंबर देकर इसका मोबाइल उठाते ही चीख उठा था. कहाँ है नाजी? मेरा सब्र मत आजमाओ जमाल आगा, बताओ वो कहाँ है? वो तड़प कर पूछ रहा था. आह, कितना सुकून मिल रहा है मेरे दिल को. वो हंसा था. जमाल आगा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है. मर्द की औलाद बनो, औरत को बीच में मत लाओ. हाशिम की रगें फूलने लगी थी. खून की जगह जैसे आग दौड़ रही थी. बकवास बंद करो हाशिम खान, बहुत सुनी है मैंने तुम्हारी. अब अगर तुम्हें नाजी चाहिए तो तुम्हें वहां आना होगा जहां मैं कहूंगा. वो भी जवाब बंधाड़ा था. तो करो बकवास, कहाँ आना है? हाशिम ने दांत पीस कर कहा. हमारे गांव, जहां से सारा किस्सा शुरू हुआ था. आज इस किस्से को वहीं खत्म करेंगे. जमाल आगा ने ठंडे लहजे में कहा, फिर इसे आने की जगह बताकर फोन बंद कर दिया. हाशिम के लब भींचकर मोबाइल कान से हटाया. फिर नाजी का नंबर ट्रैक किया, पर वो हनुस बंद जा रहा था. इसने मोबाइल साथ वाली सीट पर फेंका. वो एक बार फिर नाजी को ले गया था और हाशिम कुछ नहीं कर पाया था. इसने ठान ली थी आज वो जमाल आगा का एक से दूसरा फैसला करके रहेगा. वो लाल नजरों से रोड को घूरता, फुल स्पीड पर कार दौड़ाता आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था. इसने जल्द जल्द गांव पहुंचना था. जाने आगे क्या होने वाला था. ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. और नॉवल अच्छा लगने की सूरत में प्लीज शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें. अल्लाह हाफिज.